नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे जाने अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक डेथ। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि इतिहास में तांडव करने वाला ब्यूबोनिक प्लेग अब 2020 में दोबारा से तांडव मचा सकता है। क्या है ये प्लेग, किस तरीके से प्रभावित करेगा लोगों को, हिस्ट्री क्या है, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जानते हैं। बात करते हैं न्यूज़ की, तो चाइना के नदन पार्ट से न्यूज़ आई है कि 2 इन्फेक्टेड पीपल जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग का कंफर्मेशन हो गया है वो चाइना में देखे गए हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो 1896 में पहली बार इस प्लेग ने इंडिया में एंट्री की थी। उस समय इस प्लेग ने 12 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों अब क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, इस पैंडेमिक से हम मुक्ति नहीं मिली है कि एक के बाद एक नई नई बीमारियां जो है चाइना की तरफ से सुनने को आ रही है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम की सिचुएशन बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब बात करते हैं चाइना के नदन पार्ट की। तो नदन चाइना में एक शहर है जिसका नाम है बायानूर। बायानूर में ये दोनों ही सस्पेक्टेड केसेस देखने को मिले थे। जैसे ही ये दोनों केसेस कंफर्म हो जाते हैं वैसे ही बायानूर को हाई अलर्ट पे रख दिया जाता है। बायानूर जो है एक ऐसा शहर है जो आपको चाइना में इनर मंगोलिया में देखने को मिलेगा। जैसे ही इनर मंगोलिया में ये इन्फेक्शन फैलने की खबर मिलती है, वैसे ही यहाँ पे लेवल 3 की वार्निंग जो है जारी कर दी जाती है और ये वार्निंग जो है 2020 के एंड तक बनी रहेगी। तो एक बार अगर बायानूर की लोकेशन देखें तो हम पता लगाएंगे कि ये है चाइना और ये ऑरेंज पार्ट में आपको मिलेगा इनर मंगोलिया, और यहाँ पे मंगोलिया में रेड कलर में जो हाईलाइटेड है वो है बायानूर, जहाँ पे दोनों ही इन्फेक्टेड केसेस देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं इन दोनों केसेस की। तो दोस्तों 2 भाई हैं, दोनों ही बहुत कम उम्र के हैं। एक तो टीनेजर है 17 वर्षीय और दूसरा है 27 वर्षीय, दोनों ही यंग है। इन दोनों भाइयों में इस बीमारी का कंफर्मेशन हुआ है। ये बीमारी इन तक कैसे पहुंची? इन्होंने मैरमट के मीट को कंज्यूम कर लिया था। अब मैरमट क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे ही इस बीमारी की खबर फैलती है, हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं लोगों से अपील करते हैं कि वो मीट को ना कंज्यूम करें। इन दोनों ही भाइयों के संपर्क में जितने भी लोग आए थे उन सभी में से 146 पीपल को लोगों को अभी तक आइसोलेट कर दिया गया है। अब अगर ब्यूबोनिक प्लेग की बात की जाए तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से फैलता है। ये फ्लीज या रोडेंट्स के द्वारा जानवरों से इंसानों में फैलता है और ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। अब जूनोटिक डिसीज़ कौन सी डिसीज़ होती है? वो बीमारी जो जानवरों से सीधा इंसानों को अफेक्ट कर दे उसको जूनोटिक डिसीज़ बोला जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो 5 से 7 है। ठीक है, रिप्रोडक्शन नंबर या आरओ क्या होता है? आरओ वो नंबर होता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने संपर्क में आने वाले लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो अगर ब्यूबोनिक प्लेग की बात की जाए तो इसका रिप्रोडक्शन नंबर 5 से 7 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है 5 से 7 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यदि इसका कंपैरिजन कोरोना वायरस से किया जाए तो कोरोना वायरस का जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो सिर्फ 1 और 2 है। इतने रिप्रोडक्शन नंबर में भी इसने इतना बड़ा तांडव मचा दिया। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि अगर ब्यूबोनिक प्लेग कोरोना वायरस की जगह ले लेता है तो कितना भयानक महामारी के रूप में ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्टोरिकली ये ओकर हो चुका है, इसलिए इतना ज़्यादा तांडव मचाया था इस प्लेग ने इतिहास में कि लोगों ने इसको मान लिया था कि लोगों के पापों के लिए ईश्वर ने इस प्लेग को भेजा है लोगों को सजा देने के लिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो कंफर्म्ड केस जो पहला था वो 541 एडी में देखने को मिला था। उस समय पे इसको जस्टिनियन प्लेग या फिर प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से भी जाना जाता था। पूरी दुनिया में 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इसने सिर्फ 2 सेंचुरीज के भीतर ही मार दिया था। और ये जो प्लेग है यूजुअली फ्लीज के द्वारा फैलता है, यानी कि मक्खी या मच्छर जो इन्फेक्टेड जानवर को काट ले और फिर वही मक्खी या मच्छर इंसानों को बाइट कर दे, तो उस वजह से जानवरों से सीधा ये प्लेग जो है इंसानों में फैल सकता है। इतिहास में ये प्लेग सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल गया था सिवाय ओशियानिया के। अगर इस प्लेग की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया से फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस।
क्या नाम है? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस न सिर्फ ब्यूबोनिक प्लेग फैलाता है बल्कि अपने साथ ये 2 और बीमारियां लेके आता है। पहला है सेप्टिकेमिक प्लेग और दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग। यदि इस बैक्टीरिया की बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज ना किया गया तो 24 घंटे के भीतर ही ये किसी भी अडल्ट को मार सकने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं क्या फ़र्क है ब्यूबोनिक प्लेग में और न्यूमोनिक प्लेग में। तो दोस्तों ब्यूबोनिक प्लेग जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है प्लेग का, लेकिन ये इजीली ट्रांसमिट नहीं होता है इंसान से इंसान में, इसका रेट उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग जो है ब्यूबोनिक प्लेग के वो न्यूमोनिक प्लेग को भी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग से ऊपर अगर आप जाते हैं तो न्यूमोनिक प्लेग आपको देखने को मिलेगा। न्यूमोनिक प्लेग या जिसको लंग बेस्ड प्लेग भी बोला जाता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इतना छोटा है, यानी 24 घंटे से भी कम समय का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। A person with pneumonic plague may transmit the disease to others through coughing via droplets। तो ब्यूबोनिक प्लेग इतनी तेजी से नहीं फैलेगा जितनी तेजी से न्यूमोनिक प्लेग फैलता है, यानी यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है या उसके ड्रॉपलेट्स हैं किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पे गिरते हैं तो वो व्यक्ति भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ब्यूबोनिक प्लेग का मोर्टालिटी रेट कितना है? 30 से 60% तक, वाइल द न्यूमोनिक फॉर्म बहुत ज़्यादा फैटल है यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया। दोनों के बारे में अच्छी बात यह है कि दोनों का ट्रीटमेंट इजीली किया जा सकता है यदि इनका टाइम पे पता चल जाता है तो। न्यूमोनिक प्लेग इफ नॉट डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड अर्ली कैन बी फैटल, हाउएवर रिकवरी रेट्स आर हाई इफ डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड इन टाइम विदिन 24 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जैसे ही सिम्टम्स नज़र आने लगे वैसे ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और अपना इलाज करवा देना चाहिए। और ये जो 24 घंटे का समय है इन दोनों ही प्लेग्स के मामले में बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अब अगर क्योंकि सिम्टम्स की बात आ गई है तो सिम्टम्स जान लेते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है स्वोलन लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होती है वो सूज जाती है, इतनी मोटी हो जाती है जितना मोटा किसी मुर्गी का अंडा होता है। स्वोलन लिम्फ नोड जो है इनको ब्यूबोज कहा जाता है, इसीलिए इस बीमारी को भी ब्यूबोनिक का नाम दिया गया है। ये जो सिम्टम्स हैं ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 से 7 दिन का हो सकता है, ये यानी कि 1 हफ्ते के भीतर ये सिम्टम जो है किसी भी व्यक्ति में पूरी तरीके से नज़र आने लगेंगे। इस एक मेजर सिम्टम के अलावा बाकी जो सिम्टम्स है जैसे फीवर है, चिल्स यानी ठंड लगना है, कफ, फैटिग, मसल एक, तो इस तरीके के नॉर्मल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्वोलन लिम्फ नोड जो है एक खतरे का निशान है। अब इसी के बारे में बात करते हैं कि लिम्फ नोड होता क्या है। लिम्फ नोड जो है पी साइज के यानी मटर के साइज के ओवल शेप के ऑर्गन होते हैं जो इंसान के इम्यून सिस्टम में देखने को मिलेंगे। ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है और ये जो है फिल्टर्स को लिम्फ को फिल्टर करता है। ये इंसान की बॉडी में एक जगह पे नहीं मिलेंगे आपको, पूरी बॉडी में ये लिम्फ नोड जो है ये फैले रहते हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नोड्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, तो ये एक जगह पे एक अकेला नहीं मिलेगा आपको, कई सारे लिम्फेटिक नोड्स जो हैं देखने को मिलेंगे, एक जगह पे गुच्छा होता है। और जनरली प्रेजेंट ये अब बता रहे हैं कि स्किन और आइदर साइड ऑफ नेक पे ये जनरली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपको लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। स्वोलन लिम्फ नोड्स क्या इंडिकेट करते हैं? लिम्फ नोड जब सूज जाते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर रहा है अगेंस्ट किसी इन्फेक्शन के या फिर इलनेस के। अब अगर बात करें ब्लैक डेथ की तो ब्यूबोनिक प्लेग का दूसरा नाम ब्लैक डेथ भी रखा गया था और इसको मिडल एज में ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। 1347 से 1351 के बीच में रीइमर्ज हुआ था और इसने मोर देन एनी एपिडेमिक, यानी कि इस समय से पहले जितनी भी महामारियां आई थी उन सभी महामारियों में जितने भी लोग मरे थे उससे ज़्यादा लोग अकेले इस ब्लैक डेथ के शिकार हो गए थे। स्टार्टिंग में ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, पता नहीं सारे वायरस चाइना से ही क्यों ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन वहाँ से ये मेडिटेरेनियन में पहुँच गया और ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिंग शिप्स के द्वारा चाइना से ये वायरस जो था यूरोप के मेडिटेरेनियन सी तक पहुँच गया था। ये जो एपिडेमिक था इसने 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मार डाला गया और यूरोप की पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो उस समय पे 25 से 60% लोगों को इस बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था।
अब बात करते हैं मंचूरियन प्लेग की। तो अब क्योंकि मैरमट की बात आई है तो मंचूरियन प्लेग की भी हम बात करेंगे। इससे पहले ये बता दूं मैं कि चाइना में ये बोला गया है कि कहीं पे भी यदि आपको मरा हुआ या इन्फेक्टेड मैरमट दिखाई दे तो उसके बारे में जल्द से जल्द अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया जाए। अब बात करते हैं मैरमट की। मैरमट एक प्रकार का बड़ा सा ग्राउंड स्क्वेरल होता है जिसका खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी चाइना और मंगोलिया में। 1900s में मैरमट का जो शिकार किया जाता था वो इसके फर के लिए किया जाता था, तो इसीलिए इसके फर की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोकल हंटर्स वर आस्क्ड बाय फॉरेन बायर्स टू ब्रिंग मैरमट हाइड्स। तो फॉरेन मार्केट्स में भी इसके फर की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी। इस वजह से लोकल हंटर्स क्या करते थे दोस्तों, इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड दोनों प्रकार के मैरमट्स का शिकार करने लगे। जो इन्फेक्टेड मैरमट्स होते थे उनको कंज्यूम नहीं किया जाता था, लेकिन जो अनइन्फेक्टेड मैरमट्स होते थे उनके मीट का कंजम्पशन किया जाता था। अब इसी मैरमट की वजह से क्या आता है, ग्रेट मंचूरियन प्लेग आता है। ग्रेट मंचूरियन प्लेग क्या था कि इन्फेक्टेड मैरमट्स की वजह से ग्रेट मंचूरियन प्लेग जो था वो फैल गया था। ये नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में फैल गया था 1910 के दशक में। इस प्लेग ने 63,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला गया। हालांकि इस प्लेग को, ये जो एपिडेमिक था, इसको 1 साल के भीतर ही कंटेन कर लिया गया, लेकिन उसके बाद से अभी तक भी ये जो प्लेग है अक्सर किसी न किसी व्यक्ति में देखने को मिल जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग, अब इंडिया में अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो पहला जो केस था 23 सितंबर 1896 को बॉम्बे में रिपोर्ट किया गया था, जिसको आज मुंबई कहा जाता है। इंडिया में ये भी ट्रेडिंग रूट के द्वारा ही आया था, शिप्स के द्वारा आया था और इंडिया के अलग अलग भाग में फैल गया था। उस समय पे 1896 में दोस्तों 12 मिलियन इंडियंस को इस प्लेग की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। द सिचुएशन वेंट सो आउट ऑफ हैंड्स, इतनी ज़्यादा हाथों से निकल गई थी ये सिचुएशन कि सरकार को आनन फानन में एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये एक्ट क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया 1896 के बाद दोबारा से इंडिया पे अटैक करता है 1994 में, लेकिन उस समय ये ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में नहीं आता है, ये न्यूमोनिक प्लेग के रूप में इंडिया में एंट्री करता है। अब बात करते हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 की। तो ये जो एक्ट है, इट हैज़ द पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस एज टू डेंजरस एंड एपिडेमिक डिसीजेज। जितनी भी खतरनाक और एपिडेमिक डिसीजेज होती है उनको कंटेन करने के लिए स्पेशल मेजर्स सरकार ले सकती है, उसकी शक्ति सरकार को ये एक्ट देता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये एक्ट आया था, अंग्रेज सरकार लेके आई थी। तो उस समय पे अंग्रेज लोग इस एक्ट का इस्तेमाल कब करते थे, जब उनको लगता था कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और वो कंटामिनेटेड हो गई है प्लेग की वजह से, तो उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। आज 2020 में ये जो एक्ट है इसको कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रख के दोबारा से इंडिया में इम्पोज कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में डिसाइड किया था कि इस एक्ट का सेक्शन 2 जो है अब वो इम्पोज किया जाए। अब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 सरकार को पावर देता है कि वो स्पेशल मेजर्स ले ताकि रेगुलेशंस को इम्पोज किया जा सके। अथॉरिटीज़ को स्पेशल पावर्स दी गई ताकि वो उन लोगों की निगरानी कर सके जो रेलवे के द्वारा या किसी और मीन्स से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर सेग्रीगेशन इन हॉस्पिटल, टेम्परेरी एकोमोडेशन या अदरवाइज किसी भी जगह पे वो रहते हैं या उनमें इन्फेक्शन का खतरा है या वो इन्फेक्ट हो गए हैं, किस व्यक्ति से इन्फेक्ट हो गए हैं, तो हर चीज़ की जानकारी रखने की शक्ति जो है अथॉरिटीज़ को मिलती है और वो एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 के द्वारा दी जाती है, इसके सेक्शन 2 के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये 1896 नहीं है, 1300 वाला साल नहीं है, ये 2020 है। यहाँ पे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन चुकी है। आज के समय में बहुत सारे इन्फेक्शंस को अगर जल्दी से पकड़ में आ जाए तो उनको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। इस बीमारी को WHO ने री इमर्जिंग बीमारी कहा है, यानी यर्सीनिया पेस्टिस के नाम से जो वायरस है वो री इमर्ज होता रहता है
और इस वायरस से 1000 से 2000 लोग हर साल कॉन्टैक्ट में आते हैं। देयर हैजंट बीन एनी इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द डिसीज, यानी अभी तक भी बिबोनिक प्लेग के खिलाफ कोई इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं है, पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मॉडर्न एंटीबायोटिक्स जो हैं इतनी कारगर हैं कि वो इस प्लेग को अब 2020 में कंटेन कर सकती हैं। एक राइटर है दोस्तों ब्रूस वाई ली, जो कि प्रोफेसर है हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के न्यूयॉर्क में। उनके द्वारा लिखा गया है कि वाइल द आउटब्रेक्स ऑफ द प्लेग मे ओकर एवरी नाउ एंड देन, इट्स वेरी अनलाइकली दैट दिस विल बिकम एन एपिडेमिक, यानी कि वो सिरे से खारिज करते हैं कि ऑलमोस्ट ना के बराबर पॉसिबिलिटीज है कि ये जो बीमारी है ये एपिडेमिक का रूप ले लेगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैज़ बीन अ गेम चेंजर। उस समय पे ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन आज के समय में ट्रीटमेंट है। बिफोर द एज ऑफ एंटीबायोटिक्स द प्लेग वॉज अ बिग डील, अ वेरी बिग डील, बट दिस इजंट द 1300s और इवन द 1800s एनी मोर। इट्स 2020। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 2020 है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद है, इससे भी लड़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।